हेलो दोस्तों, आज हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ये पूरा सीरीज इन्वायरमेंट का रहेगा, जिसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो चलिए क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मोस्टली इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं या शिफ्टिंग होती है of global temperature and weather pattern। ठीक है, लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। तो क्यों होता है, किस कारण से होता है ये क्लाइमेट चेंज? ये वेदर पैटर्न के कारण जो काज हो सकते हैं, काजेस, वो दो तरीके से हो सकते हैं। या तो एक नेचुरल और या तो ह्यूमन एक्टिविटीज है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक कारण। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक कारण जब ह्यूमन या नेचुरल काजेस या फिर ह्यूमन एक्टिविटी से जब किसी लंबे समय के लिए किसी जलवायु या किसी क्लाइमेट में ग्लोबल टेम्परेचर बदल जाता है या उसके वेदर पैटर्न में बदलाव आ जाता है, तो उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ठीक, तो बेसिकली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटीज़ और मैन मेड, बेसिकली जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। नेचुरल में जैसे आ जाता है आपका वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, इस तरीके से आते हैं। फर्स्ट तो बात हम करते हैं क्लाइमेट चेंज के टाइप्स की। कितने प्रकार के क्लाइमेट चेंज के टाइप क्या होते हैं? ये बेसिकली इसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल डिमिंग। हिंदी में इसे बोलते हैं वैश्विक तापन और वैश्विक शीतलन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज दो तरीके का होता है। एक तो यह टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से बढ़ता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से कम हो जाता है तो उसे हम ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है एवरेज लेवल, तो इसमें क्या होता है टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है एवरेज लेवल। ठीक है, तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल डिमिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, इस समय जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, तो वो क्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग है। और इससे पहले पास्ट में भी क्लाइमेट चेंज हुआ, हमारी अर्थ ने इससे पहले भी क्लाइमेट चेंज फेस किया है, लेकिन वो सारे क्लाइमेट चेंज जो थे वो नेचुरल थे। लेकिन रिसेंट का जो क्लाइमेट चेंज है वो कैसा है, वो मैन मेड है, यानी एंथ्रोपोजेनिक है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने बात कर ली, क्लाइमेट चेंज क्या है और क्लाइमेट चेंज के प्रकार। एक तो ये
दो चीज़ें होती हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल हीटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हम रिसेंट रिस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं, वो मोस्टली हम पढ़ रहे हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इसमें फर्स्ट है राइजिंग टेम्परेचर। ऐसा रिसर्च से पता चलता है कि 1800 के बाद से और एट प्रेजेंट तक 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है। ये 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ा है, ये एवरेज है, पूरे अर्थ का एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज। इससे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ऐसा मतलब एक रिसर्च में बताया गया कि 1800 AD के बाद, ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हम कह सकते हैं, 1.1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। और जो हॉटेस्ट डिकेड रिकॉर्ड हुआ है वो है 2014 to 2023 तो ये रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। हॉटेस्ट डिकेड की जब हम बात करते हैं तो दो एग्जांपल्स हो गए राइजिंग टेम्परेचर। एक तो रिसर्च से बताया जाता है कि जो 1800 के बाद अराउंड 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है, और हॉटेस्ट डिकेड जो है वो तो 2014 से 2023 रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है इसके इम्पैक्ट क्या होंगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इससे इम्पैक्ट क्या होंगे, इफेक्ट क्या होंगे, इम्पैक्ट नहीं इफेक्ट्स, इफेक्ट्स क्या होंगे। इसका इफेक्ट हम बाद में बताते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। मोस्टली जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आइस है या ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, और उस ग्लेशियर से मेल्टिंग से क्या होगा, सी सरफेस राइज होगा, जिससे जो कोस्टल सिटी हैं, जो कोस्टल शहर हैं, वो उनके लिए फ्लड जैसी टेंशन खड़ी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि ओशियन जब हॉट होगी और ओशियन सरफेस जब ज़्यादा हॉट होगी तो उससे क्या होगा, जो साइक्लोन्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और भी ऐसे कई हो सकते हैं कि जो ओशियन मेराइन है उस पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा, जैसे कि कोरल ब्लीचिंग होगी, ठीक है। और ये आगे हम पढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड है मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सी लेवल। जैसे मान लो कोई ये एक इस तरीके से देखते हैं, आइस है, ठीक है, ये ग्लेशियर, ये जब मेल्ट होगा तो मेल्ट होकर इसका वाटर जो आएगा वो रिवर के थ्रू बहना स्टार्ट करेगा इस तरीके से। इससे क्या होगा, ठीक, जब ये रिवर के थ्रू बहेगा तो ये कहाँ जाएगा, ओशियंस में। ओशियन का सरफेस राइज होगा, और इस ओशियन सरफेस के राइज से क्या होगा, जो कोस्टल सिटीज़ हैं उनके लिए एक टेंशन होगी या प्रॉब्लम होगी फ्लड की, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते जकार्ता है, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है,
उसे कैपिटल थी, कैपिटल है नहीं, इसी समस्या के कारण इंडोनेशिया की कैपिटल जो जकार्ता है उसे शिफ्ट कर दिया गया और उसकी जो कैपिटल वो ट्रांसफ़र कर दी गई नूसंतारा, एक सिटी है जकार्ता इंडोनेशिया की। ठीक है, तो ये है। और इसमें इसके एग्जांपल्स मैं बताता हूँ क्या क्या रिसर्च से मिला। रिसर्च की बात करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 1993 से ऑनवर्ड्स अराउंड 279 मिलियन टन्स ये ग्लेशियर मेल्ट हो चुका है। ठीक है, कहाँ है, कौन सा, ग्रीनलैंड का, ग्रीनलैंड। ठीक है, ऐसा रिसर्च में मिलता है कि ग्रीनलैंड के जो आइस हैं ग्लेशियर्स हैं वो 99 मतलब 1993 से ऑनवर्ड तक 279 मिलियन टन्स मेल्ट हो चुके हैं। ठीक, ये एग्जांपल्स मैंने बता दी। नेक्स्ट इसमें बात हम करते हैं, थर्ड पॉइंट है जो एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर से क्या होगा, मैंने बताया ना कि जैसे कोई जब टेम्परेचर बढ़ेगा ओशन सरफेस पे, ठीक है, तो क्या होगा, हरिकेन्स या साइक्लोन्स या हरिकेन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो जाएंगे और ये इंक्रीज होकर के हिट करेंगे जो कि कोस्टल सिटीज़ हैं किसी कंट्री की। साइक्लोन्स जो कि इंडिया में आते हैं, इंडिया नहीं कहते, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और हरिकेन्स नॉर्थ अमेरिकन, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट फोर्थ हम बात करते हैं, उसमें वो है ओशियन वार्मिंग या एसिडिफिकेशन। हाई एसिडिफिकेशन से क्या होगा कि जो ओशियन सरफेस है उस पर एल्गल ब्लूमिंग होगी। एल्गल ब्लूमिंग मतलब जो एल्गी की संख्या है वो ओशियन सरफेस पे बढ़ जाएगी। वो क्या करेगी, वो कार्बन डाई फोटोसिंथेसिस करेगी और कार्बन डाई को एब्जॉर्ब करेगी हमारे एटमॉस्फेयर से। लेकिन ये क्या होगा, जब ओशियन सरफेस है, जैसे ये ओशियन सरफेस है, इस पर एल्गल ब्लूमिंग हो जाएगी या जो एल्गी की संख्या वो बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है जो कि जो मेराइन अंदर है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ सारी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस यूज हो जाएगा एल्गल ब्लूमिंग से। इससे जो ओशियन के अंदर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको लॉस होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक सबसे बड़ी चीज़ है वो है कोरल ब्लीचिंग। एसिडिफिकेशन से सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होता है तो वो है कोरल ब्लीचिंग, कोरल्स को। ठीक है, कोरल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कोरल्स क्या है, इसका डिटेल में हम आगे लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बात कर रहा हूँ जो मेराइन बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो एक स्टडी के अनुसार अराउंड 50% कोरल ब्लीच्ड कहाँ की, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ
कि जो 50% कोरल ब्लीच्ड हो चुकी है। ठीक है, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट पॉइंट है, उसकी हम बात करते हैं 5 शिफ्टिंग इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ। इसका मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, पोलर बियर। पोलर बियर क्या है कि जैसे जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पोलर बियर जो होते हैं पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, उनका इकोसिस्टम जो है वो पोलर रीजन में ही है, और उनका जो फूड वो भी पोलर रीजन में। लेकिन ऐसा हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो पोलर बियर हैं उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए उन्हें इस खाने की खोज में पोलर रीजन में काफ़ी दूर तक जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये इन्हें एक रीजन से दूसरे रीजन जाना पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, इनका हैबिटेशन लॉस होगा। ठीक है, और एक्सटिंक्शन की तरह फोर्सिंग स्पीसीज टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये जो स्पीसीज होंगी उनके विलुप्त होने की कगार पे रहेंगे, या विलुप्त होने में भी का एक रोल रहेगा। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है ड्रॉट एंड वाइल्ड फायर। ड्रॉट एंड वाइल्ड फायर्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। वाइल्ड फायर्स जब भी एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है उस समय वाइल्ड फायर जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है या गर्मी होती है उस समय वाइल्ड फायर बढ़ जाती है। ठीक है, वाइल्ड फायर की समस्या बढ़ सकती है। ओके, और इससे क्या होगा, जब कहीं वाइल्ड फायर होगा किसी एरिया में, तो वहाँ की जितनी बायोडाइवर्सिटी वो सारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे जलेंगे, जो जानवर हैं और जो जीव जंतु हैं वो भी उसी वाइल्ड फायर का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, और ड्रॉट मैंने बताया ना, जो वेदर पैटर्न है उसमें शिफ्टिंग होंगी, तो ऐसा होगा कि ड्रॉट या कभी कभी ज़्यादा भी वर्षा भी हो सकती है, फ्लड भी हो सकता है उस रीजन में। तो ड्रॉट क्या होगा कि जो वेदर पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और कभी कहीं पे ज़्यादा वर्षा होगी और कभी कहीं पे वर्षा नहीं होगी, या रेनफॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसकी कुछ रिसर्च हैं। डे जीरो वाटर क्राइसिस। डे जीरो वाटर क्राइसिस कहाँ है? केप टाउन का, साउथ अफ्रीका। ओके, ये एक एग्जाम्पल है इसका, जो कि 2018 में इसे ऑब्जर्व किया गया था। 2018 में यहाँ डे जीरो बताया गया कि इस समय 2018 में वाटर क्राइसिस आया था साउथ अफ्रीका में, के शहर केप टाउन में। ठीक है, ये हो गया ऑल अबाउट। ठीक, ये था फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने बेसिकली ये समझा कि क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके कुछ एग्जांपल्स देखे। हम आगे और भी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है।